वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक है। तो हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो दो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल में हाउ डू यू डिफाइन एनर्जी। आप एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनने के लिए एनर्जी चाहिए। उसी तरह आप पैदल चल रहे हैं तो आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब हर काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी की हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। या हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क या टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। ओके, तो ये हो गई एनर्जी की डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग टाइप्स या अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग शक्लें क्या क्या हो सकती है। तो बच्चों, नेचर में आप देखते हो कि एनर्जी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टाइप में आपको नज़र आती है। सपोज़ हम बात कर रहे हैं तो बात से रिलेटेड जो आवाज़ है, तो आवाज़ से रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे साउंड एनर्जी। ओके, हवा चल रही है तो हवा से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे विंड एनर्जी। सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। ओके, तो उसी तरह किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। मैग्नेट में जो एनर्जी है जिसकी वजह से कोई चीज़ मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती है तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी के अलग अलग टाइप्स है बच्चों। उसी तरह किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। और एनर्जी के जो दो मेन टाइप्स है वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिए। चलिए, आपकी बुक में क्या लिखा है हम देखते हैं। यू नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होना ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर। लिक्विड वाटर जब भाप बनता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, आप बताइए। लिक्विड वाटर को गर्म करना पड़ेगा क्या ठंडा करना पड़ेगा भाप में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, बिल्कुल सही बोले आप कि वाटर को गर्म करेंगे कि जिसकी वजह से उसमें से वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर जो है उबलते हुए पानी से निकलते हैं। तो पानी को आप इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि वो उबलना शुरू हो जाए, तो उसमें से भाप निकलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर एनर्जी का चेंज हो रहा है। यहाँ पर लिक्विड वाटर के ज़रिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, और उसकी वजह से वेपर तैयार हो रहे हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पर लिक्विड वाटर जो है ये जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आप क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक है, यानी यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल आपको दी गई है, सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर। तो सॉलिड आइस को जब आप लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर सॉलिड आइस को हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आइस पिघलना शुरू होगा और पिघलने के बाद वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये भी यहाँ भी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और इसीलिए इसको आप एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। चलिए, उसके बाद एग्जाम्पल दी गई है, बर्निंग ऑफ कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन बर्न होता है, जब जलता है, तो क्या तैयार होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, CO2। तो यहाँ भी चेंज इन एनर्जी हो रही है। तो जलने का जो प्रोसेस है यहाँ पर जो है कार्बन यानी कोयला जब जल रहा है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और बची हुई चीज़ जो रहेगी कोयला जलने के बाद क्या मिलेगा आपको, राख मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज इन एनर्जी हो रही है। चलिए, आगे क्या लिखा है देखिए, इन ड्राई सेल
ड्राई सेल हम हमारे डे टू डे लाइफ में आपके रिमोट कंट्रोल में जो सेल लगा हुआ है उसे ड्राई सेल, या आपकी जो हैंड वॉच है या वॉल के ऊपर जो वॉच लगी है क्लॉक, उसमें भी जो सेल लगा है वो भी ड्राई सेल है बच्चों। तो ड्राई सेल में क्या होता है, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बच्चों काय में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे घर में जो लाइट जल रही है वो कौन सी एनर्जी की वजह से जल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जल रही है। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है कि किसी भी मेटेलिक प्लेट पर जो है लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी मेटेलिक प्लेट पर किसी दूसरे मेटल का लेप चढ़ाया जाता है, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तांबे के यानी कॉपर के जो ज्वेलरी होती है उस ज्वेलरी पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। ये वर्ड आपने सुना है आपके घर में, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है बच्चों। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आगे क्या लिखा है देखिए, दस इट मे बी रियलाइज दैट द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करना, चेंज होना। तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। डू यू नो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी गई है। एट द टॉप ऑफ डैम वाटर इज स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर। आपने डैम देखा है, तो डैम में वाटर जो है स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। एक बड़ी सी जगह पर पानी जो है स्टोर करके रखा होता है डैम में, तो यहाँ पर इसको हम रिजर्वायर बोल सकते हैं। तो ये पानी का स्टोरेज है। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इट हैज़ सर्टन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। बच्चों आपने देखा है कि डैम की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हाइट की वजह से उस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बच्चों ये है, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है उस बॉडी के अंदर, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब आगे क्या लिखा है देखिए, तो डैम में जो पानी है और उसकी पोजीशन अप है, ऊपर है, इसलिए उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वो पानी ऊपर की पोजीशन में है। चलिए आगे क्या लिखा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ नेग्लिजिबल। अब वो डैम में जो पानी है स्टोर करके रखा हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, यानी नेग्लिजिबल है। क्यों कम है, उसका रीज़न क्या है, एज इट इज़ नॉट इन मोशन। ये पानी जो है ये बह नहीं रहा है, ये पानी एक जगह फिक्स थमा हुआ है डैम में, इसलिए इस अभी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पानी एक जगह थमा हुआ है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि पानी की तरंगे पैदा हो रही है हवा की वजह से, लेकिन पानी बह नहीं रहा है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है। चलिए आगे क्या लिखा है, एज द वाटर स्टार्ट्स टू फॉल डाउन थ्रू एन आउटलेट its potential energy decreases and kinetic energy increases due to the downward velocity। बच्चों डैम को आपने सुना है कि बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो डैम का जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो पानी नीचे आता है। पानी जब नीचे आएगा तो पानी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और जैसे ही पानी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि अब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये वाटर जो पहले ऊपर था अब नीचे आ रहा है, ज़मीन पर आ रहा है, लेवल पर आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बच्चों, लेकिन उसके मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। आगे क्या लिखा है बच्चों, इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी में
कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, वहाँ पर वाटरफॉल आप देखते हो, तो वाटरफॉल और क्या है, वहाँ भी वही एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि वाटरफॉल, वाटर जो है नीचे गिरता है ना, तो जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ओके। और जब पानी नीचे गिरेगा बच्चों, जिस पत्थर पर पानी गिरेगा आप देखते हो कि वो पत्थर में एक गड्ढा तैयार हो गया है। एक गड्ढा क्यों तैयार हुआ है? क्योंकि कंटिन्यूसली पानी उस पर गिर रहा है और पानी गिरने की वजह से वहाँ पर हीट एनर्जी तैयार हुई है बच्चों, और हीट एनर्जी की वजह से वहाँ पर जो है वो गड्ढा, यानी कि वहाँ पर वो पत्थर जो है मेल्ट हो चुका है, वहाँ पर गड्ढा तैयार हो चुका है, वो चट्टान जो है वो थोड़ी पिघल चुकी है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 एनर्जी के कन्वर्शन नज़र आ रहे हैं। अगर जब पानी ऊपर था, डैम में था या वाटरफॉल में पहाड़ी के टॉप पे था, उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे ही वो नीचे आना शुरू हो गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जैसे ही नीचे चट्टान पर आकर वो जब टकराया तो वो काइनेटिक एनर्जी अब काय में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो 3 टाइप के कन्वर्शंस हम इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन बताई गई है। आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, तो आप यही डेफिनेशन एज इट इज लिखेंगे। चलिए इसको समझते हैं क्या लिखा है। थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद, थर्मोडायनेमिक्स का ताल्लुक किससे है? इज कंसर्न विद एनर्जी चेंजेस, एनर्जी में होने वाली जो चेंज है, जो तब्दीली है उससे है। और कब हो रही है एनर्जी चेंज? इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज है, तो जब कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो एनर्जी में भी चेंज होता है, और उस एनर्जी में होने वाले चेंज की स्टडी जिस सब्जेक्ट में, जिस ब्रांच में की जाती है साइंस की, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए। थर्मोडायनेमिक्स इज however gives no information on the rates of physical or chemical processes और underlying mechanism involved in these। बच्चों यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक्स का डिसएडवांटेज या खामी बताई गई है। क्या खामी बताई गई है, क्या डिसएडवांटेज बताया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज के रेट के बारे में कोई मालूमात नहीं देता है। रेट का मतलब होता है उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करना है तो आपको साइंस की, केमिस्ट्री की और एक ब्रांच है जिसका नाम केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें जाना पड़ेगा रेट मालूम करने के लिए। और आगे क्या कहा गया है बच्चों? अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस। तो ये फिजिकल या केमिकल जो भी चेंज आ रहा है तो इसमें ये चेंज का मैकेनिज्म किस तरह से है, किस तरह से ये चेंज आ रहा है, उसकी डिटेल स्टडी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। ये 2 डिसएडवांटेज है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।